हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल नीट लार्वल्स। बच्चों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। और इस ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के अंदर हम आज स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा देखो, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉलोइंग मैनर। सबसे पहला पार्ट होता है इन डिसॉल्व फॉर्म। ऑक्सीजन जो है वो डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, और कितनी, about 3% O2 is carried in dissolved state through the plasma. So 3% ऑक्सीजन जो है वो डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, किसके थ्रू? थ्रू दी प्लाज्मा। सेकेंड वी हैव एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो देखो बेटा, जो हमारे पास 97% बच गई है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन रीड करने से आपको समझ आ गया होगा इसमें रोल किसका होने वाला है। हीमोग्लोबिन का रोल होने वाला है। और हीमोग्लोबिन किसके अंदर प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इनसाइड दी आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल। तो देखो, अबाउट 97% O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी इन ब्लड। अब देखो, ब्लड में आरबीसी के अंदर कौन ट्रांसपोर्ट करवाता है इसको? हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट। दो पार्ट होते हैं, हीम एंड ग्लोबिन पार्ट। हीम इज द आयरन पार्ट एंड ग्लोबिन इज द प्रोटीन पार्ट। सो हीम जो आयरन पार्ट है, प्रोटीन जो ग्लोबिन पार्ट होता है। सो हीमोग्लोबिन क्या है? इट इज ए रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी। ये रेड कलर की होती है, आयरन प्रेजेंट करने वाली पिगमेंट होती है, जो कि आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है। इट बाइंड विद O2 इन रिवर्सिबल मैनर। ये रिवर्सिबल मैनर में बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड ट्रांसपोर्ट इट। तो देखो बेटा, अगर मैं आप लोगों को डायग्राम दिखाऊं, हमारे पास ये डायग्राम है किसका? मैंने एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बताया। इन ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन 4 polypeptide chains are present. 2 are alpha chains एंड 2 are beta chains। अब देखो, अल्फा अगर ये प्रोटीन के चेन्स है तो एक एंड होता है कार्बोक्सिलिक और दूसरा एंड होता है अमीनो। तो इन चारों चेन के अंदर ये हमारे पास अमीनो एंड हो गया, और अमीनो एंड पर जो हमारे पास अटैच होता है हीम पार्ट। सो दिस इज द हीम पार्ट एंड दिस इज द ग्लोबिन पार्ट। ये हीम पार्ट हो गया, ग्लोबिन पार्ट हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। अब देखो, हीम पार्ट के सेंटर में प्रेजेंट होता है आयरन, जो कि इन Fe डाई पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नाउ इस हीम पार्ट के साथ बेटा अटैच होता है वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और इस NH2 के साथ बाइंड हो सकता है वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो CO2 की बात हम करेंगे कहां पर? इन ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की। तो देखो, हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन के अंदर कितने हीम ग्रुप होते हैं? 1 2 3 4। चार हीम ग्रुप प्रेजेंट है, और एक हीम ग्रुप पर क्या कितना ऑक्सीजन बाइंड करा? 1 O2। तो एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 1 2 3 एंड 4 फोर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड कर सकते हैं। यहां पर बेटा हमारे पास क्या आएगा? यहां पर हमारे पास ऑक्सीजन आएगा। सो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ? सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन can carry a maximum of 4 molecule of oxygen. This is because it has 4 polypeptide chains and 4 heme groups, each containing an iron atom to which an oxygen can attach. तो हमारे पास ऑक्सीजन अटैच हो गई। Each polypeptide chain carries a heme group and each heme group carries an iron atom. So HbO2 in lungs, ये क्या होता है? HbO2 बाइंड करता है, बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और टिश्यू के अंदर ये रिएक्शन चलती है रिवर्स, और हमारे पास टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगा और फ्री हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। तभी बोला जाता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है इन ए रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म दी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ईच यूनिट हैज वन आयरन एटम इन Fe डाई पॉजिटिव फॉर्म। सो ये हमारे पास बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब देखो, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज ए प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन। तो यहां पर जो हमने आपको रिएक्शन दिखाई, ये बेसिकली ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस होती है, नॉट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नहीं है। द वैलेंसी ऑफ आयरन इज +2 इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कितनी होती है? +2 होती है। सम गैसेज लाइक ओजोन, ये क्या करती है बेटा? ये ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज कर देती है, एंड दिस ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड एज मेट हीमोग्लोबिन। तो याद रखना, यहां पर हुआ था ऑक्सीजनेशन, यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन को बोला जाता है मेट हीमोग्लोबिन। अब देखो, इन्फेंट मेट हीमोग्लोबिनीमिया
इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगर किसी बच्चे के अंदर इस तरीके से मैट हीमोग्लोबिन बन जाता है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, तो उस डिजीज को ब्लू बेबी सिंड्रोम बोला जाता है या फिर इन्फेंट मैट हीमोग्लोबिनीमिया बोला जाता है। अब देखो, अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीडाइज हो गया है तो क्या ये ऑक्सीजन को कैरी करेगा? नो, ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं करेगा। सो इट इज ए कंडीशन वेयर बेबी स्किन टर्न्स ब्लू। दिस हैपन व्हेन देयर इज नॉट इनफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीडाइज हो चुका है और ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर रहा है। मैट हीमोग्लोबिनीमिया इज ए कंडीशन दैट सम बेबीज आर बोर्न विद। कुछ बच्चे इस कंडीशन के साथ ही जन्म लेते हैं। अब देखो बेटा, अगला पॉइंट आता है 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। 100 ml या 1 डेसीलीटर ऑफ ब्लड कंटेन नॉर्मली 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। तो बेटा 100 ml ब्लड में कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा? तो देखो 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन है? इतना। और एक हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है? इतना। So 15 into 1.34 approximately 20 ml. So 100 ml blood transport approximately 20 ml ऑक्सीजन। 100 ml ब्लड जो है 20 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। तो बेटा अब इसको हम दो कंडीशन की हेल्प से समझते हैं। देखो, एक कंडीशन आती है हमारे पास नॉर्मल, जब बॉडी कोई भी फंक्शन या स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं कर रही है। एक कंडीशन आती है जब बॉडी क्या कर रही है? एक्सरसाइज कर रही है। तो देखो बेटा, हमारे पास ये है ब्लड कैपिलरी, ये हमारे पास है कोई टिश्यू, यहां से आ रहा है ब्लड। तो हम बोल लेते हैं कि सपोज 100 ml ब्लड आ रहा है, इसके अंदर कितना ऑक्सीजन डिसॉल्व होगा? 20 ml ऑक्सीजन डिसॉल्व होगा। अब देखो, नॉर्मल कंडीशन में जब ब्लड यहां से पास करता है तो 5 ml ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू द टिश्यूज। तो जो ब्लड यहां से बाहर निकलेगा उसके अंदर कितनी ऑक्सीजन होने वाली है? 15 ml। सो 100 ml ब्लड में यहां पर जब एंटर करता है 20 ml ऑक्सीजन थी, यहां पर 15 ml ऑक्सीजन है, यानी कि 5 ml is transported to the tissues. So in a conducting cycle, blood gives 25% oxygen to the tissues. तो ये 20 का 5 ml इधर चला गया तो 5 ml कितना बनाएगा? अप्रोक्सीमेटली 25%. So every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to tissues under normal physiological condition. मेरे ख्याल से ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्ट्रेनस कंडीशन या एक्सरसाइज की, तो क्या होता है? देखो, 100 ml ब्लड कितनी ऑक्सीजन ला रहा है? 20 ml ऑक्सीजन लेकर आ रहा है। लेकिन यहां से जब ब्लड बाहर आता है, जब हम चेक करते हैं तो इसमें सिर्फ 5 ml ऑक्सीजन ही होती है, यानी कि 15 ml इज ट्रांसपोर्टेड टू द टिश्यूज। मतलब जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो ब्लड में से 15 ml ऑक्सीजन यहां पर ट्रांसपोर्ट हो जाती है। अब ये 15 ml जो है 20 ml का 75% पार्ट बनाती है, यानी कि इन एक्सरसाइज और स्ट्रेनस कंडीशन ब्लड गिव्स 75% ऑक्सीजन टू tissues. So every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 15 ml of oxygen to tissues under strenuous physiological condition. I think आप लोगों को इस दोनों पॉइंट में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब बेटा अगला पार्ट हमारा आता है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड विद पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो हमारे पास हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग है वो सबसे पहले किस पे डिपेंड करती है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है। बेटा जरूरी है, समझो, अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो हीमोग्लोबिन बाइंड किसके साथ करेगा? तो प्राइमरी फैक्टर यही होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है। बट PCO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और अदर फैक्टर विच कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग। बस इस बाइंडिंग को अफेक्ट करने वाले और भी फैक्टर हो सकते हैं, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड मैनी मोर फैक्टर्स। तो इनको स्टडी करने के लिए बेटा हमारे पास एक कर्व होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को स्टडी करने के लिए हम इस डिसोसिएशन कर्व का यूज करते हैं। तो देखो बेटा, ये कर्व होता क्या है? पहले अगर हम इस ग्राफ को समझे तो हमारे पास यहां पर वाई एक्सिस पर होता है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन और एक्स एक्सिस पर होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये तो आपको समझ आ गया कि जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और ये परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन क्या है? सपोज करो बेटा हमारे पास जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, 100 molecule of hemoglobins are present in the blood। इस 100 में से अगर मैं बोलता हूं
50 मॉलिक्यूल के साथ क्या बाइंड कर जाती है, ऑक्सीजन, तो क्या हुआ 50% क्या हो गया, सैचुरेशन हो चुका है। अगर मैं बोलता हूं 80 मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड कर जाती है ऑक्सीजन, तो क्या हो गया 80% सैचुरेट हो गया। और अगर 100 ml के साथ ही बाइंड कर जाती है, 100 मॉलिक्यूल के साथ ही बाइंड कर जाती है ऑक्सीजन, यानी कि 100% सैचुरेशन हो गया है। तो ये होता है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। तो देखो ये जो हमारे पास ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है, पहले देखो क्या है, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन partial pressure of oxygen and percentage saturation of hemoglobin with oxygen is known as O2 dissociation curve और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। इसको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी बोल सकते हो या फिर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व भी बोल सकते हैं। इट इज सिग्मोइड और एस शेप। अगर आप इसकी शेप देखोगे बेटा, ये स्लाइटली एस शेप्ड ग्राफ होता है। The amount of O2 that can bind with hemoglobin is determined by partial pressure of oxygen। भाई कितना O2 हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन दैट बाउंड विद द O2 इज कॉल्ड एज परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। भाई कितना परसेंट हीमोग्लोबिन का बाइंड कर गया है ऑक्सीजन के साथ, इसी को बोलते हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब देखो बेटा अगला पॉइंट है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट, द पार्शियल प्रेशर एट विच हीमोग्लोबिन इज 50% सैचुरेटेड इज नोन एज P50। तो देखो अगर हमारे पास ये 100% हीमोग्लोबिन है, मान लो ये हीमोग्लोबिन का लेवल रिप्रेजेंट कर, यहां पर 100% हीमोग्लोबिन है, तो इसका 50% लगभग बेटा यहां पर आने वाला है। सो दिस इज दी 50%। तो 50% हमारे पास यहां पर अगर ये सैचुरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये था 100% सैचुरेशन, ये है 50% सैचुरेशन। तो यहां से अगर हम ग्राफ के थ्रू लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इस पॉइंट पर, इस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर कितना सैचुरेशन हो जाता है, 50% saturation. So this partial pressure of oxygen is called as P50, यानी कि the partial pressure at which hemoglobin is 50% saturated is known as P50। ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर जिस पर हीमोग्लोबिन का 50% सैचुरेशन होता है, उस प्रेशर को बोला जाता है P50। ठीक है, तो इस ग्राफ के अंदर हमारा P50 अप्रोक्सीमेटली 25 mm of Hg होता है। अगला पॉइंट आता है, हीमोग्लोबिन कैन नॉट टेक अप O2 बियॉन्ड सैचुरेशन लेवल ऑफ 97%। देखो बेटा हमारे पास जो सैचुरेशन है वो 97% तक ही होती है, 100% हीमोग्लोबिन कभी भी सैचुरेट नहीं होता। इसका रीजन क्या है, देखो हमारे पास जितना भी ब्लड जाता है किसके अंदर, लंग्स के अंदर, उसमें से कुछ पार्ट तो जाता है किसके पास, कंडक्टिंग जोन के पास, और कुछ पार्ट यानी कि मैक्सिमम पार्ट जाता है रेस्पिरेटरी जोन के पास। तो वो पार्ट जो रेस्पिरेटरी जोन के पास चला गया उसमें तो ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, लेकिन वो पार्ट जो जाएगा कंडक्टिंग जोन के पास उसमें ऑक्सीजन ऐड नहीं होगी। तो लंग्स के पास जो 100% ब्लड आया था, क्या उसमें ऑक्सीजन ऐड होगी, नहीं, क्योंकि जो ब्लड कंडक्टिंग जोन के पास गया उसमें ऑक्सीजन ऐड नहीं होती। इसलिए कभी भी ब्लड 100% सैचुरेट नहीं होगा, सिर्फ 97% ब्लड या हीमोग्लोबिन सैचुरेट होता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो बेटा ये हमारे पास कर्व है, सिग्मोइड कर्व होता है, ये हमारे पास 50% सैचुरेशन, दिस इज द P50 partial pressure of oxygen, percentage saturation of hemoglobin with oxygen। अब देखो बेटा this curve is useful in studying the effect of factor like PCO2, H positive concentration, temperature and binding O2 with hemoglobin। डिफरेंट फैक्टर्स की ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंडिंग पर क्या इफेक्ट होता है उसको इस ग्राफ के थ्रू स्टडी किया जा सकता है। अब देखो बेटा जो ये हमारे पास कर्व प्रेजेंट है, इस कर्व में दो शिफ्ट हो सकती है, यानी कि ये कर्व शिफ्ट करता है टुवर्ड राइट साइड, राइट साइड भी शिफ्ट कर सकता है, इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट, या फिर ये कर्व शिफ्ट कर सकता है टुवर्ड लेफ्ट साइड, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट। अब देखो अगर कर्व बेटा हमारे पास राइट शिफ्ट कर रहा है तो क्या क्या फैक्टर होंगे, क्या कंडीशन होगी, और लेफ्ट शिफ्ट करता है तो क्या कंडीशन होने वाले, इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहले हम स्टडी कर लेते हैं बेटा किसको, राइट शिफ्ट को। तो देखो राइट शिफ्ट अकर इन टिश्यूज, जो पॉइंट आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, राइट शिफ्ट बेटा कहां पर होती है, टिश्यूज के अंदर होती है। और देखो ये जो ग्राफ है किसका ग्राफ है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। टिश्यूज के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन को रिलीज करना होता है किसके अंदर, टिश्यूज के अंदर फ्रॉम ब्लड।
सो क्या होगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का होगा डिसोसिएशन। सो टिश्यूज में जाकर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट कर जाती है और ट्रांसपोर्ट हो जाती है किसके अंदर, टिश्यू के अंदर। सो राइट शिफ्ट अकर इन टिश्यूज एंड इट रिप्रेजेंट्स द डिसोसिएशन। अब इस राइट शिफ्ट के लिए क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, जरा उसको स्टडी करते हैं। तो देखो बेटा, टिश्यूज के अंदर जो कंडीशन होगी ना, वही कंडीशन होते हैं फैक्टर जो इसको राइट साइड में शिफ्ट करते हैं। तो देखिए, टिश्यूज के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन यूज हो जाती है तो लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, लेकिन वहां पर ऑक्सीडेशन के कारण प्रोड्यूस होती है CO2, सो हाई CO2 कंसंट्रेशन। जैसे ही CO2 का प्रोडक्शन होता है बेटा, क्या होगा, जैसे ही CO2 बनेगी, CO2 कंबाइन करती है किसके साथ, वाटर के साथ, और रिवर्सिबल फॉर्म में बनाती है H2CO3, जो कि ब्रेक डाउन हो जाता है किसके अंदर, H पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव। तो यहां पर प्रोडक्शन हो चुका है किसको, चीज का, H पॉजिटिव आयन का। तो क्या हुआ, टिश्यूज के अंदर हाई H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, हाई होती है। लो पीएच, जैसे ही H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हाई होगी, पीएच क्या हो जाएगी बेटा, लो। अब देखो, हमारे पास टिश्यूज के अंदर होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और जैसे ही ऑक्सीडेशन होता है उस टाइम पे रिलीज होती है क्या, एनर्जी, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो वहां का टेम्परेचर क्या होगा, हाई टेम्परेचर। सो मोर टेम्परेचर इज ऑल्सो ए फैक्टर। जैसे ही फूड का ऑक्सीडेशन होता है बेटा, ग्लाइकोलिसिस के अंदर एक सब्सटेंस बनता है 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट, 2,3-DGP। तो जैसे जैसे 2,3-DGP की कंसंट्रेशन हाई होगी, ग्राफ हमारा शिफ्ट होगा राइट साइड में। अब फाइनली देखो बेटा, जब हमारा ग्राफ राइट साइड में शिफ्ट कर जाता है, तो यहां से देखो, हमारे पास ये था, हमारे पास एज्यूम क्या हुआ हमने, 100% सैचुरेशन। अब अगर हम देखें तो 50% सैचुरेशन तो यहीं पर रहने वाला है। अगर हम यहां से कैलकुलेट करते हैं P50, तो देखो ग्राफ को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, यहां पर आएगा P50। तो क्या हुआ, राइट शिफ्ट के अंदर हमारा P50 क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सो P50 इंक्रीजेस। तो ये सारे फैक्टर ग्राफ को शिफ्ट करते हैं इनटू दी राइट साइड। अब इसके ऑपोजिट जितने भी फैक्टर होंगे वो ग्राफ को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड में। तो देखो, लेफ्ट साइड सबसे पहले कहां पर होती है, इट अकर्स इन एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई में होती है, एंड इट रिप्रेजेंट्स द एसोसिएशन, ये एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि ऑक्सीजन बाइंड करेगा किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, मोर एफिनिटी के साथ। अब देखो, इसके लिए लेफ्ट शिफ्ट के लिए क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर देखो, एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती है, हाई। तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या होने वाली है बेटा, हाई ऑक्सीजन। और हमारे पास जो CO2 है, इसकी कंसंट्रेशन क्या होने वाली है, लो CO2। जो हमारे पास H पॉजिटिव आयन होंगे वो कैसे हो जाएंगे, जस्ट उसको ऑपोजिट हमारे पास करना है, लो H पॉजिटिव आयन। क्यों, अगर CO2 ही कम बन रही है तो ये रिएक्शन नहीं होगी। अगर जैसे ही लो CO2 आयन हो जाते हैं, हमारे पास पीएच क्या हो जाएगी, हाई पीएच। जैसे ही पीएच हाई हो जाएगी, हमारे पास देखो, हमारे पास एल्वियोलाई में इतना ऑक्सीडेशन ऑफ फूड नहीं हो रहा है, तो टेम्परेचर हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस टेम्परेचर। और हमारे पास अगर ग्लाइकोलिसिस यहां पर बहुत कम हो रहा है, तो हाई की जगह पर क्या हो जाएगा, लेस 2,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट। और जो हमारा P50 था, अब अगर उसको हम कैलकुलेट करें तो यहां पर देखो, हमारे पास ये था अगर 100% सैचुरेशन, ये 50% सैचुरेशन। तो यहां से ग्राफ से हम अगर लाइन निकाले तो हमारा जो है P50 क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो यहां पर P50 हो गया था इंक्रीज, और यहां पर हमारा P50 क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर थे जो ग्राफ को कहां शिफ्ट करवाते हैं, लेफ्ट साइड में। क्या क्या फैक्टर है, हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो कि एल्वियोलाई में होता ही है, लो CO2 लो होने के कारण H पॉजिटिव आयन लो हो गए, पीएच इसकी हाई हो गई, टेम्परेचर लेस हो गया, और लेस 2,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट, जबकि P50 हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। आई थिंक आप लोगों को ये राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए बेटा, अब लास्ट में एक पार्ट और कवर करते हैं जो होता है हमारे पास बोर्स इफेक्ट। तो बोर्स इफेक्ट देखो, सबसे पहले रिलेटेड होता है विद ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना, किससे रिलेटेड होता है, विद ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड, ये बोर्स इफेक्ट ऑपरेट कहां पर होता है, इन टिश्यूज, ये टिश्यू के अंदर ऑपरेट होता है। और टिश्यू के अंदर आपने पढ़ा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का क्या होता है, डिसोसिएशन। सो देखो, बोर्स इफेक्ट क्या होता है, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन ड्यू टू हाई CO2 कंसंट्रेशन, ड्यू टू हाई CO2 कंसंट्रेशन इन टिश्यूज इज कॉल्ड एज बोर्स इफेक्ट। तो देखो, जैसे ही टिश्यूज के अंदर हाई CO2 हो जाता है
ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन एक दूसरे से क्या कर जाते हैं, डिसोसिएट कर जाते हैं। इसी को बोला जाता है बोहर्स इफेक्ट। दैट्स इट बेटा। इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।